प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको व्याकरण का एक अध्याय पढ़ाएंगे जिसमें हम शब्द रचना के बारे में पढ़ाएंगे। और शब्द रचना का जो एक मतलब कि उप अध्याय है उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये आज हम पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उपसर्ग को कहते हैं प्रीफिक्स और इसको कहते हैं सुफिक्स अंग्रेजी में। मतलब ये आगे लगते हैं और ये पीछे लगते हैं शब्द के। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो अपने आप में शब्द नहीं होते, वो शब्द के अंश होते हैं। शब्द के अंश, शब्द के एक भाग होते हैं, इसलिए उनको शब्दांश कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा एक खास बात कि उपसर्ग और प्रत्यय वो शब्द नहीं होते बल्कि शब्द के एक अंश होते हैं, उनको शब्दांश कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होते हैं? ये ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे में लगते हैं और फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उपसर्ग यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। हार एक शब्द है। हार, आप जानते हैं हार मीन्स होता है हारना। अब जब हमने इसके आगे प्र लगाया या आ लगाया, ठीक है, या प्रति लगाया या और भी कोई शब्द हो सकते हैं, तो ये अलग अलग शब्द बन जाते हैं। हार मीन्स है हारना, लेकिन इनके आगे हमने अलग अलग उपसर्ग लगाया तो ये बना प्रहार। हार था हारना, लेकिन प्रहार शब्द बना। अब इसका एक अलग अर्थ है, मतलब आक्रमण करना, हमला करना। हार ये गले का हार भी हो सकता है या हारना भी हो सकता है। आ लगा तो ये शब्द बना आहार। आहार मतलब होता है भोजन, आहार का मतलब होता है भोजन। प्रति लगा, हार है तो प्रतिहार। प्रतिहार वैसे बदला को भी कह देते हैं, बदला लेना। तो ये सब इस तरीके से आगे अलग अलग उपसर्ग लग के तो ये प्रत्यय ये नए शब्द बन जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, ये शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। दोबारा सुनिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार का मतलब था गले का हार या हारना, प्रहार का मतलब हो गया आक्रमण। तो ये सब काम इन्होंने किया। हमारे पास लगभग 5 तरीके से उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो होते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा है संस्कृत के ही अव्यय हैं, संस्कृत के अव्यय वो भी उपसर्ग की भांति यूज किए जाते हैं। चौथा है अरबी या फिर फारसी भाषा के शब्द उपसर्ग। और पांचवा है अंग्रेजी के शब्द उपसर्ग। माफी चाहूंगा, मैं शब्द बोल रहा हूँ, उपसर्ग है। संस्कृत में जैसे मान लो कि है प्र प्लस कार हुआ तो बन गया प्रकार। प्रकार तो ये उपसर्ग था, कार के आगे लगा, कार मीन्स कार्य भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रकार, प्रकार मतलब भांति, भांति के, ठीक है। हिंदी के जैसे अध, अध प्लस पका तो शब्द बना अधपका। अधपका यानी आधा पका हुआ। पका तो मतलब पका हुआ, लेकिन अध जब लग गया, अधपका मतलब आधा पका हुआ। संस्कृत के अव्यय कैसे हैं? जैसे अंत्य है,
अंत एक संस्कृत का अव्यय है, प्लस राष्ट्रीय हमने जोड़ा, राष्ट्रीय नेशनल मतलब, तो शब्द बना अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, ये शब्द बन गया है। अरबी फारसी के देखिए बे, जैसे बे का मीनिंग होता है बिना, तो हमने शब्द लगाया धड़क, तो बन गया ये बेधड़क। बेधड़क मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी खटके के। अंग्रेजी के देखिए, जैसे हमने लगाया डिप्टी, या और भी हो सकता है हेड, और आगे शब्द था हमारा मास्टर, तो क्या बना इससे हेड मास्टर। मास्टर टीचर को कहते हैं, हेड मास्टर उसके हेड को कहते हैं, स्कूल के हेड को। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं फिर से रिपीट करूं, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे में लगते हैं और फिर एक नया शब्द बनाते हैं, और उस नया शब्द का जो अर्थ होता है वो अलग होता है इससे, ठीक है, यानी एक नए अर्थ की उत्पत्ति इसमें होती है। तो ये होते हैं उपसर्ग। मैंने आपको बताया 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं, संस्कृत से, हिंदी से, संस्कृत के अव्यय से, अरबी फारसी के शब्दों से भी, अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के अव्यय शब्द भी उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाते हैं, अरबी फारसी के भी उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं अव्यय की। अव्यय नहीं, सॉरी, प्रत्यय की हम बात करें आगे, प्रत्यय की। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय भी वही शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या है? ये भी शब्दांश होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? ये किसी शब्द के पीछे में लगते हैं और फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वो कोई भी या तो धातु हो सकती है, क्रिया की धातु, या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वो नया शब्द एक नया अर्थ देता है, ठीक है। तो उन शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं, उन शब्दांशों को। और जो शब्द हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसके आगे ये लगते हैं? क्रिया की धातु हो सकती है, संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है, या कई कंडीशन में अव्यय भी हो सकता है। तो ठीक है, अभी उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा आल्य, तो जब ये विद्या के पीछे लगा विद्या, तो ये बन गया विद्यालय। ठीक है, सपोज कीजिए घर है, घर, ये लगा रसोई के आगे, रसोई के मतलब पीछे, तो बना रसोई घर। डाक के पीछे लगा तो ये बना डाक घर। सामान के पीछे लगा तो ये बना सामान घर, जहां पे सामान रखा जाता है। तो इस तरीके से घर एक ही है, प्रत्यय एक ही है, अलग अलग शब्दों के पीछे लग के अलग अलग शब्द इसने नए बना दिए हैं और जिनका अर्थ भी अलग अलग से है। फिर से ध्यान से सुनिए, मैं प्रत्यय की परिभाषा फिर से आपको बताता हूँ। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस नए शब्द का जो अर्थ है वो भी एकदम से पूर्णतः नया होता है, तो उन सब शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। प्रत्यय वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित, ध्यान दीजिएगा, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्या है? ये जो प्रत्यय हैं
ये धातु के साथ लगते हैं, धातु के पीछे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। नया शब्द बनता क्या है, वो या तो वो संज्ञा होता है या फिर वो नया शब्द विशेषण होता है। ध्यान से सुनिए, कृत प्रत्यय किसको कहते हैं हम? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के पीछे लग करके या तो संज्ञा का निर्माण करते हैं या फिर विशेषण का निर्माण करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हमारा है लड़, ये एक धातु है, लड़ना, लड़ना क्रिया की धातु है और हमने यहाँ शब्द लगाया आतु, शब्द मतलब शब्दांश, ये प्रत्यय है, तो ये बना लड़ाकू। अब लड़ाकू क्या है? लड़ाकू एक्चुअल में विशेषण है, विशेषण। तो इसने, इस प्रत्यय ने लड़ धातु के साथ लग करके लड़ाकू शब्द बनाया, यानी एक विशेषण शब्द बनाया। अब इसी का दूसरा देखिए, यही था, धातु लड़ थी, अब हमने इसके साथ आई प्रत्यय लगाया है, आई, तो शब्द बना लड़ाई। और लड़ाई क्या है? लड़ाई तो एक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। तो यानी इस तरीके से जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ प्रयोग कर आते हैं और फिर वो या तो विशेषण शब्द बनाते हैं या फिर संज्ञा शब्द बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातु के साथ लग करके, धातु के पीछे लग करके नए शब्दों का यानी विशेषण या संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लग करके नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण के साथ लग करके नए शब्दों का प्रयोग निर्माण करते हैं, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, मैंने पहले भी लिखा था, ये विद्या एक संज्ञा है प्लस आल्य है, तो ये क्या बना? विद्यालय। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। विद्या संज्ञा थी, इसके साथ एक प्रत्यय आया, विद्यालय बना, तो नए शब्द बना। जैसे अपना, अपना एक सर्वनाम है और इसके साथ हमने पल लगाया है, अभी बना अपनापन, यानी संज्ञा के साथ आया, सर्वनाम के साथ प्रत्यय आया और नया शब्द का प्रयोग किया। विशेषण का देखिए, जैसे मैं आपको एक शब्द बताना चाहूँगा, बूढ़ा। बूढ़ा एक विशेषण है, प्लस आपा लगाया इसमें, आपा, तो नया शब्द बना बुढ़ापा। तो इस तरीके से जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं उनके पीछे, और फिर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ भी नया होता है, अलग अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये प्रत्यय होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उपसर्ग किसको कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लग करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसका अर्थ भी नया होता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं, हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द भी हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अरबी और फारसी भाषा के भी उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय ये शब्द के पीछे लगते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे आकर के या पीछे लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है कि जो प्रत्यय हैं वो धातु के पीछे लगते हैं और नए शब्द का निर्माण, जो नया शब्द बनने वाला होता है वो उनसे या तो संज्ञा बनता है या विशेषण बनता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय जो हैं वो या तो
संज्ञा के पीछे लगते हैं या सर्वनाम के पीछे या विशेषण के पीछे लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा पूरा पाठ था प्रत्यय का और उपसर्ग का। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।